क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं और टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है, टीकाकरण का सामान्य नियम कहता है। करेक्ट है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। करेक्ट है। अगर किसी का कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको गंभीर संक्रामक रोग हो गया, तो इसका क्या मतलब है, उसका इम्यून सिस्टम कम होगा ना। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़कर उन्हें समाप्त करता है, इसलिए गंभीर संक्रामक रोग ये दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने में असफल हो रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन तथा पोषण आवश्यक है। ये चीज़ बहुत सारी टैबलेट खाकर ये बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए, जिनको बोलते हैं वैक्सीन। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता कोई रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली नहीं होती है। एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा कठिन है। देखिए करेक्ट है, अभी तक तो बनी नहीं है। कोरोना के केस में क्या हो रहा है, इतने दिन हो गए, यूएस ने बोला कि उन्होंने बनाई है। अब देखिए, वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली नहीं होती है वाला स्टेटमेंट गलत है। होती है, वायरस में भी होती है लेकिन कम होती है। बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, ये करेक्ट है। वायरस में भी होती है लेकिन कम होती है, नहीं होती है गलत है। तो गलत है तो करो तो एलिमिनेट जरा। और सेकंड वाले को करना है ना, तीसरा क्यों कर दिया मैंने, सेकंड को हटाओ। 1 और 3 है इसका उत्तर। तो कथन 2 यहाँ पर गलत है। बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। तो वायरस में भी होती है लेकिन कम होती है, बैक्टीरिया में तो होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, इसलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि की अपेक्षा कठिन है। यानी आसान कौन सी होगी, एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। डेंगू, खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स उपरोक्त में से कौन से वायरस से होने वाले रोग हैं। कौन से हैं इसमें वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं। देखिए, डेंगू तो है, डेंगू है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, H9N1। एड्स तो है ही है। खांसी जुखाम ये भी वायरस से होता है, वायरल है। तो सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो डेंगू, खांसी जुखाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू सब वायरस, कोरोना वायरस, कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित रोग और कारक पर विचार आपको करना है। एक तरफ है रोग और उससे संबंधित कारक। उपर्युक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित बताना है आपको। फील पाँव रोग कृमि द्वारा, सामान्य त्वचा रोग फंजाई द्वारा मतलब फंगस द्वारा, मलेरिया लीस्मानिया प्रोटोजोआ द्वारा, काला आजार लीस्मानिया प्रोटोजोआ। एसएससी का फेवरेट है काला आजार, बहुत पूछते हैं इसको। तो फील पाँव रोग होता है कृमि द्वारा, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट पहला वाला। और सामान्य त्वचा रोग फंगस द्वारा होता है, ये भी सही है। मलेरिया लीस्मानिया प्रोटोजोआ के द्वारा, करेक्ट है ये भी। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज, क्या है वो, प्रोटोजोआ है। काला आजार होता है, ये भी लीस्मानिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो सारे के सारे हैं करेक्ट, यहाँ पर सुमेलित हैं, डी है 1 2 3 4। तो फील फाउम नामक रोग जो है वो कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। सामान्य त्वचा रोग जो है विभिन्न प्रकार की फंगस द्वारा होता है, जिससे दाग हो जाना, खुजली हो जाना, खाज हो जाना। मलेरिया, काला आजार लीस्मानिया प्रोटोजोआ से, तथा एक रोग है निंद्रालु व्याधि, किससे होता है वो, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 5 है। एंटीबायोटिक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 2, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं।
देखिए कारगर साबित होते तो कितना अच्छा होता। ये तो एंटी बैक्टीरियल है ना, एंटीबायोटिक, तो वायरस पर नहीं होते, गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट हटा दीजिए उसको। तो वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग तो होता नहीं है जिसे बाधित करने से उनकी मृत्यु हो जाए, इसी कारण कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है, नहीं है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैक्टीरिया के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, जीवाणु के संदर्भ में बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए बैक्टीरिया या जीवाणु अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना सकते हैं। मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती नहीं। एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं, अभी तो चर्चा हुई थी, लेकिन वायरस के नहीं कर पाते। मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये वाला सही है। बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, डी है इसका उत्तर, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं ये। एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन उनकी इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिस कारण वे कोशिका भित्ति नहीं बना पाते और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट, क्षय रोग, क्षय रोग क्या होता है, टीबी, वायु द्वारा संचारित हो सकता है। हैजा दूषित पानी से संचारित हो सकता है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित हो सकता है। देखिए करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है। तीसरा, एड्स केवल ऐसा नहीं है कि लैंगिक संपर्क से संचारित होता है, यह आपको हो सकता है असुरक्षित या दूषित संदूषित सिरिंज से, या फिर अगर किसी को पहले से ही है उसका ब्लड आपके ऊपर चढ़ा दिया गया तब भी आपको हो सकता है। अगर कोई माँ संक्रमित है तो उस माँ से उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी हो सकता है। आप टैटू बनवाते हो, टैटू बनवाने से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल लैंगिक संपर्क से होगा। तो इनकरेक्ट है थर्ड वाला स्टेटमेंट, केवल 1 और 2। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि एड्स या HIV लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रुधिर स्थानांतरण, संदूषित सिरिंज, टैटू बनवाने से, यदि माता को है, रोगी माता को है, तो उससे गर्भाशय में पल रहे उसके बच्चे को हो जाएगा। माता द्वारा शिशु को स्तनपान द्वारा भी संचारित हो सकता है ये। क्षय रोग वायु द्वारा तथा हैजा दूषित जल द्वारा संचालित हो सकता है। 1 और 2 करेक्ट, तीसरा इनकरेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, मुहासे, हैजा, उपरोक्त में से कौन से जीवाणु जनित रोग हैं, मतलब बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, बहुत सारे एग्जाम में इनको इंटरचेंज करके दे देता है। तो टाइफाइड तो साल्मोनेमा टाइफी से होता है, तो ये तो है। कोलेरा या हैजा विब्रियो कोलेराई से होता है, ये भी है, जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स भी जीवाणु जनित रोग है, मुहासे भी जीवाणु जनित रोग है, सारे के सारे हैं, डी है इसका उत्तर। पेट साफ ना होने का कारण भी मुहासे का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। देखिए ये चीज़ तो आपने बचपन में पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, ऊर्जा का नियम है ये। पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। पहली दशा, वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा हो या वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए और इस विस्थापन का मान शून्य ना हो, अन्यथा किए गए कार्य का मान भी शून्य होगा। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। वो सेकंड वाला तो आपको पता ही होगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, शक्ति का मात्रक वाट है, कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। बताइए कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए कार्य का मात्रक भी वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी जूल होगा ऊर्जा का मात्रक भी, न्यूटन नहीं होगा। थर्ड को एलिमिनेट करिए। पहला करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड है इनकरेक्ट है, लेकिन ढूंढना है इनकरेक्ट, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। तो देखिए तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल। तो कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल और शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा कौन सी है भाई।
मान लीजिए आपके पास कोई तीर कमाना है, आपको डोरी में तीर आपने खींचा, तो जो तनी हुई डोरी है ना, उसमें क्या है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है। उस ऊर्जा का आपको नाम बताना है। स्थितिज ऊर्जा है क्या, वो गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है? देखिए वो है जो सेब है आपके पास तनी हुई डोरी में, स्थितिज ऊर्जा। इसको छोड़ दोगे तो गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन यदि वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए या अन्य कार्य में उपयोग में नहीं आती है तो धनुष की तनी हुई डोरी को खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा, और यही ऊर्जा डोरी छोड़ने पर तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। मान लीजिए यह तीर कमान, यह कमान की डोरी, ये तीर से खींचा, यहाँ तक आ गया ये। अब क्या है, पीछे जाके ये स्थितिज ऊर्जा छोड़ दिया, तो पूरा क्या, गतिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये 11 प्रश्न थे। क्या कहोगे इन प्रश्नों को? ये हैं साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।